हो पाती है, पूरी हो पाती है। फिर हमें मालूम है कि हुकूमत वक्त में ये भी अपने इरादे जाहिर कर दे कि वो आइन के अंदर तरमीम करना चाह रही है, जिसमें बकौल उनके कि स्पीडी जस्टिस के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि अदलिया की जो अथॉरिटी है वो कंप्रोमाइज होने जा रही है। तब ऐसे में अगर हम इस बात को फिर से जानने की कोशिश करें कि क्या ऐसा इसमें कोई सुकम रह गया है इस फैसले में, क्या इसके अंदर कोई ऐसी पेचीदगी है कि जो इलेक्शन कमीशन को समझ नहीं आ रही, तो मेरा ख्याल में ऐसा हरगिज नहीं है कि सब कुछ एक स्कीम के तहत हो रहा है जिसका बुनियादी मकसद हुकूमत वक्त को 2/3 अक्सरियत दिलाना है अवाम के अंदर, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपनी मर्जी की तरामीम कर सके। आप देख रहे हैं इस मामले के ऊपर जो दीगर जमातें हैं, जैसे मुनीर फारूक साहब भी कह रहे थे, वो किस तरह रिएक्ट करती है। क्या जो पोलिटिकल टेम्परेचर जो पहले ही बहुत ऊंचा चला गया है उसमें और कितना ज्यादा हमें तेजी देखने को मिलती है। इफ्तिखार शाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद है। एंकर पर्सन नादिया नकी ने हमें ज्वाइन किया है। नादिया नकी, 70 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला सामने आ गया है, लेकिन तजाद दूर नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, तजाद दूर नहीं हो रहा, तजाद उन लोगों के लिए दूर नहीं होगा जो इसको समझने से कासिर हैं, क्योंकि जो शॉर्ट ऑर्डर आया था जब, तो उस वक्त भी काफी चीजें वाज़ेह थी, लेकिन फिर वजाहत मांगी गई थी, जिसके वजाहत फिर हमने देखा कि 13 सितंबर या 14 सितंबर को 8 जज साहिबान ने दी। अलबत्ता इस तफसीली फैसले के हवाले से ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि इसके ऊपर बड़ी बात थी, इसका बड़ा इंतजार था और इसकी टाइमिंग भी इंतहाई अहमियत की हामिल है इस वक्त। वो कि ये पहले ही पता था कि ये सितंबर में जॉट डाउन किया जाएगा, और ये लेकिन इंतहाई अहम फैसला था जिससे मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान की सियासत और सियासी दावपेच जो है वो तब्दील हुए हैं। लिहाजा पहले तो जो एतराजात उठ रहे थे मेरे ख्याल से बजा थे कि तफसीली फैसले को जल्द अज जल्द और ऐसे किसी मामले पर जिसकी वजह से पूरी सियासी ढांचा आपका अगर हिला हुआ हो तो फिर आपको फौरी तौर पर देना था। लेकिन बहरहाल जब ये 70 सफात पर मुश्तमिल फैसला आया है 8 अक्सरियती जजेस का, तो इससे बहुत सारी चीजें वाज़ेह मेरी नजर में, जितना अभी मेरे नजर से गुजरा है, ज़ाहिर है 70 सफात अभी पूरे तो नहीं पड़े, लेकिन जो इसके चीदा पॉइंट्स हैं उससे ये वाज़ेह है कि तमाम तर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर भी आयद की गई है, जिसने मुल्क में एक आईनी इदारा जिसमें साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद करना है। साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि 2024 में वो अपने इस किरदार को बखूबी नहीं निभा पाया। दूसरी बात, इस फैसले के अंदर ये भी वाज़ेह कर दिया गया है जो सवालात उठ रहे थे और खुसूसत हुक्मरान जो जमात है उसकी तरफ से और उसके इत्तेहादियों की जानिब से भी उठ रहे थे कि जिन्होंने मांगा नहीं, उन्हें बगैर मांगे, यानी जिस जमात में उनका मकसद तहरीक इंसाफ था कि बगैर मांगे उनको रिलीफ दिया गया, तो उसके हवाले से उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है इस फैसले में कि वो फरीक बनने की दरख्वास्त दे चुके थे, यानी इसकी भी वजाहत उन्होंने इस तफसीली फैसले में कर दी है। अब इस फैसले के क्या असरात होंगे, देखिए ये तो बड़ा इस वक्त जो अभी इफ्तिखार शिराजी साहब भी कह रहे थे कि मखसूस नशिस्तें इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब जिनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था या जिन पर इन्हिसार था मौजूदा हुकूमत को साइनी पैकेज को पास कराने के लिए, वो तो उन्हें समझ में आ गया कि पहली कोशिश के अंदर उन्होंने उनके हक में वोट नहीं डाले। लिहाजा उसके बाद आपने देखा कि फौरी तौर पर कौमी असेंबली के स्पीकर ने और फिर इसी तरह से सिंध और पंजाब असेंबली के स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखकर ये याद दहानी कराई कि पार्लियामान ने एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है और उसके तहत पार्लियामान की बालादस्ती को कबूल करते हुए इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। अब इसमें भी देखें बड़े डिवीजन है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन उस फैसले के जो इफेक्ट्स हैं उसको पार्लियामान की कानून साजी ने खत्म कर दिया है। लेकिन जो कानूनदान हैं वो ये कहते हैं बिल्कुल नहीं, इंटरनेशनली भी और वैसे भी किसी भी कानून को रेट्रोस्पेक्टिवली उसका इतलाक करना इसको अच्छा भी नहीं समझा जाता और इससे मसाइल और ज्यादा होते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी इस फैसले के बाद अगर सियासी मंजरनामे पे देखें तो बहुत सारे इबहाम उसी तरह से रहेंगे और उसी तरह की एक डिवीजन नजर आएगी जो अब तक हमें नजर आ रही है कि फैसले का इत्तलाक इलेक्शन कमीशन पर वो कहते हैं कि वाज़ेह है और करना है, और जबकि दूसरे जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं जी पार्लियामान ने कानून साजी कर दी है, पार्लियामेंट की हुक्मरान जमात भी यही कहती है, लिहाजा मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती।
अच्छा नादिया, ये भी बताइएगा तफसीली फैसले में जो 2 जजेस हैं जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा है, उनके हवाले से भी काफ़ी सख्त अल्फाज मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि जजेस अपनी राय देते हुए हुदूद से तजावुज़ कर गए और 2 जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। इस पर क्या कहेंगी? लेकिन ये तो इस बात को एकदम अयां करती है कि विदिन जो अदलिया है उसके अंदर भी माहौल इस वक्त काफी गर्म है और उतना साजगार नहीं जितना कि समझा जाता था। और इसकी एक नजीर ये भी मिलती है कि गुज़िश्ता 2 रोज कबल हमने देखा कि जो वजाहती बयान आया था इन 8 जज साहिबान की जानिब से इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ के लिए, और वो भी बड़ी उसकी टाइमिंग के ऊपर भी बड़े सवाल उठे। उससे भी ये समझ में आता है कि देखें अदलिया के अंदर जो इस वक्त इख्तलाफ मौजूद है उसमें दोनों अतराफ जो है वो अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक और हमें उसकी नजीर मिलती है कि जो एकदम यकायक हुकूमत की जानिब से सदारती ऑर्डिनेंस का इजरा किया गया, जो कि यकीनन आइन के अंदर इसकी गुंजाइश जरूर है, लेकिन इतनी उजलत में करना और फिर जो उन्होंने शिकों की तरामीम की वो तो वही थी जिसके लिए हुकूमत ने कानून साजी की थी, यानी कि बेंच की तश्कील के लिए मास्टर ऑफ द रोस्टर कभी भी चीफ जस्टिस नहीं हो सकता। इसी चीज को चेंज करके उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी थी। अब उसमें तरमीम करने के बाद वापस एक तरह से वो पावर्स चीफ को वापस दे दी गई हैं। तो इस पर भी सवाल उठे और ये इख्तिलाफ भी नजर आया। और फिर इस फैसले के बाद हमने ये भी देखा कि जो वजाहती बयान है उसके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार से जवाब तलब किए। एक और कंट्रोवर्सी बनी कि उससे समझ में आया कि एक जो अदलिया की साइड है वो इस वजाहती बयान के हवाले से नाखुश है और वो चाहती है कि वो इसके ऊपर जवाब भी तलब हो। तो ये जो वजाहती बयान है और ये 2 जजेस के हवाले से इख्तलाफी नोट पर कमेंट करना 8 अक्सरियती जज का, मेरे ख्याल से ये इस बात की अक्कासी करता है कि जिस तरह से इख्तलाफात अदलिया के अंदर भी इस वक्त मौजूद हैं। ठीक है नादिया कि ये बताएगा कि आज का जो फैसला है वो 70 सवाल पर मुश्तमिल है, और अगर इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो आप क्या समझती हैं कि जो रिसेंटली हमारी सियासत पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चल रही है इस पे क्या असरअंदाज होगा? देखिए ये सब अभी बड़े इसके अंदर पेचीदगियां हैं। एक तो पहली बात यह कि इस वजाहती बयान के अंदर भी उन्होंने ये कह दिया था ना, ये तो अभी तफसीली फैसला आया है, लेकिन 8 अक्सरियती जजेस ने ये पहले ही वाजे कर दिया था कि इलेक्शन कमीशन को तंबीह की थी उन्होंने कि आपको फौरी तौर पर फैसले पर इतलाक करना है, तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें मिलनी है, और अगर आपने नहीं किया तो इलेक्शन कमीशन को फिर जाहिर है इसके जो नताइज हैं वो भुगतने पड़ेंगे। अब कानूनी कोई चाराजोई की जाती है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, क्या किया जाता है, ये एक अलग मैं समझती हूँ कि ये एक अलग जिसे कहते हैं ना जंग छिड़ चुकी है। ठीक है, लेकिन हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बैरिस्टर असद रहीम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब डाउन न्यूज को वक्त देने के लिए। असद रहीम साहब क्या कहेंगे इस तफसीली फैसले के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है एक जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो गैर मामूली ताखीर का जो है वो मुजाहरा किया जा रहा है, वहीं अब तफसीली फैसले में वाजे किया गया है कि जजेस से भी इख्तिलाफ है और दीगर मामला भी जो है वो सामने रखे गए हैं। क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये बात अब वाज़े हो गई है तफसीली फैसले में कि ये जो सारा भाम पैदा हुआ था उसका आगाज 13 जनवरी के ऑर्डर से हुआ था, और अदालत उज़्मा ने अपने इस तफसीली फैसले में बेहद एहतराम के साथ ये कहा है कि क्योंकि अदालत उज़्मा ने खुद उस बात की वजाहत नहीं की तो उस वजह से ये जो अभाम है उसको परपेचुएट किया गया है और उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ ऑर्डर्स हैं उसको उसके साथ जोड़ा है कि ये एक तसलसल है। तो याद रहे जस्टिस मुनीब साहब का जो कहना था कैस्केडिंग सीरीज ऑफ एरर्स, यानी गलती पे गलती होती रही और उस वजह से जो आम शहरी था उसका जो आर्टिकल 17 के तहत बुनियादी हक था कि वो अपने नुमाइंदों को चुन सके, उस हक को इन्फ्रेंच किया गया है। तो उसको सामने रखते हुए अदालत उज़्मा ने कहा कि हमारे पास ये इख्तियार है, यानी अदालत उज़्मा के 8 जज साहिबान ने कहा कि हमारे पास ये इख्तियार है कि हम इस सूरत हाल को बहाल करें और जो उम्मीदवार थे जो कि मुंतखब हुए थे उनकी कानूनी हैसियत में अब कोई तब्दीली नहीं आ सकती। किसी भी सबसेक्वेंट एक्ट के जरिए उनको तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों के तौर पे तस्वर किया जाएगा।
सुन्नी इत्तेहाद के हवाले से उन्होंने ये भी वजाहत कर दी है कि क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद ने 2024 के इंतखाबात को हकीकी तौर पे कंटेस्ट नहीं किया था, तो उस वजह से उनकी हैसियत बतौर एक पार्लिमानी जमात वो खत्म हो जाती है। और आखिर में जो एक अहम बात है इस तफसीली फैसले में, वो ये है कि जो इलेक्शन एक्ट में एक एक्सप्लेनेशन के तौर पे ये पाबंदी लगाई गई थी कि अगर एक सियासी जमात को उसका इंतखाबी निशान अलॉट ना किया गया हो तो उसके तौर पे वो एक सियासी जमात तस्वर नहीं की जाती। अदालत उज़्मा ने उसको गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया है और कहा है कि उसमें जो वाहिद सजा है वो ये है कि आपका जो इलेक्टोरल सिंबल है वो आपसे लिया जाता है, ना कि आपको बतौर एक सियासी जमात डिसॉल्व कर दिया जाए। उसका तरीकाकार आर्टिकल 17 में मौजूद है और वो सिर्फ अदालत उज़्मा के एक रेफरेंस के जरिए किया जा सकता है। आप अपने जो वोटर्स हैं उनको इस तरह डिसएनफ्रेंचाइज नहीं कर सकते। तो ये उसका एक ओवरऑल मैं समझता हूँ उसकी डिटेल्ड रीजनिंग है। लेकिन असद रहीम साहब ये भी बताइएगा कि जो इससे कबल जो है वो मुख्तसर फैसला जारी हुआ था, उसमें कहा गया कि इम्प्लीमेंट नहीं होगा अगर फैसले पर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होगी। अभी कंवर दिलशाद साहब ने फरमाया कि जी इलेक्शन कमीशन को जो है वो आइन के आर्टिकल 222 के तहत जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो मामला किस तरफ जा रहे हैं? ये तो मामला उलझते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। जी, उसमें कोई शक नहीं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी अदारा है और कई प्रोटेक्शंस उसको हासिल हैं, लेकिन बात यह है कि जहां अदालत उज़्मा का कहना है और उसका एक डायरेक्शन ऑफ लॉ है तो उस पर अमल दरामद तमाम अदारों को करना है, क्योंकि आर्टिकल 179 है, 184(3) है, 187 है कंप्लीट जस्टिस का प्रोविजन। और बुनियादी बात यह है कि तमाम अदारों पे अदालत उज़्मा का जो फैसला होता है, जो आइन में लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है, वो है बाइंडिंग। तो इसमें भी कोई शक नहीं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि काबिले एहतराम वैसे तो होना चाहिए, वो तौहीन के दायरे में तब दाखिल हो जाएगा अगर वो अदालत उज़्मा के अब बेतहाशा मैं समझता हूँ शफाफ अल्फाज में बयान ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं करता। तो ये एक सिंपल पॉइंट ए टू पॉइंट बी बात है। सुप्रीम कोर्ट ये बात कर असद रहीम साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर आज के फैसला जो कि 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है, तफसीली जो है वो तफसीलात सारी सामने आ चुकी हैं, अगर इस पर भी अमल दरामद नहीं होता तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी? और इसके साथ साथ क्या इलेक्शन कमीशन के क्या अभी भी कोई ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको वो अवेल कर सकते हैं? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। उस सवाल में ही जवाब है कि तमाम तफसीलात अब नुमाया हो चुके हैं। तो अब ये कहना कि जी हम अबहाम के शिकार हैं, हमें ये इस जुमले की समझ नहीं आई, इस प्रोविजन की समझ नहीं आई, कुछ लोगों को अब ये शक हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बेबुनियाद एतराजात पेश कर रही है। जो अब करने वाली बात है वो ये है कि गुड फेथ में अब इस फैसले को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन यानी अमल दरामद का मैकेनिज्म भी फराहम कर दिया गया है। तो अब मैं समझता हूं कि ईसीपी की अब कोई गुंजाइश बाकी अब नहीं बची। अब जो वाहिद रास्ता है वो ये है कि वो अब इस फैसले पर अमल दरामद करे। ये अदालत उज़्मा का अक्सरियती फैसला है। तो याद रहे कि जब आर्टिकल 224 जो कि कहता था कि 2 सूबों में इंतखाबात आपको कराने हैं 90 दिन में, तब हुकूमत ने मैं समझता हूँ बेबुनियाद और एक बदनीयत एक दफा की एक खड़ी की थी कि जी क्योंकि 4-3 जज हैं, 3-2 जज नहीं है, उस तरह की बात है, हम इस पर अमल नहीं करेंगे। मैं तो समझता हूँ खैर वो भी गलत था। लेकिन आज जो फैसला आया है वो 8 जज साहिबान की का अक्सरियती फैसला है, जो कि याया अफरीदी साहब के फैसले के साथ भी जोड़ा जा सकता है इस हद तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो काम किया था वो गलत था। तो अगर और उस पर भी जो बाकी जज साहिबान है, जिसमें चीफ जस्टिस साहब और मंदो खेल साहब शामिल हैं, उन्होंने भी इस बात को तस्लीम कर लिया है कि ये सियासी जमात ये एक सियासी जमात है, सियासी जमात ने कंटेस्ट किया था और उसको अब ये नशस्तें अलॉट कर देनी चाहिए। तो जैसे आपने सवाल किया, मैं समझता हूँ अब पीछे ईसीपी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जो गुंजाइश है वो अब सिर्फ कंटेम्प्ट के दायरे में आती है।
अच्छा असद रहीम साहब, ये भी बताइएगा कि अब से कुछ देर कबल मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इस फैसले पर इंप्लीमेंट हुआ नहीं है और होगा भी नहीं, तो फिर आगे आने वाले वक्तों के अंदर सूरत हाल क्या दिखाई दे रही है? और इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिव्यू में जाया गया है, हुकूमत की जानिब से रिव्यू पिटिशन जो है वो दायर की गई है, आगे क्या मामला दिखाई दे रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ये मामला लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि जब तक हुकूमत की रिव्यू पर फैसला ना हो जाए तब तक इंप्लीमेंट नहीं हो सकता? असल में जनाब अफसोस से कहना होता है कि क्योंकि हमारे इतने ज्यादा सियासी अमूर अदालतों में घसीटे जाते हैं और पार्लियामान में नहीं, तो कुछ कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। एक कंफ्यूजन तो ये है जो कि हमारे कुछ तजियाकारों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है कि अदालत उस्मा का जो फैसला होता है वो हतमी नहीं होता, हम सब रिव्यू के मुंतजिर होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। रिव्यू की जो 90% मेजॉरिटी होती है, ये बतौर एक जनरल नंबर, उसमें अदालत उस्मा का जो फैसला होता है उस पर अमल दरामद किया जाता है और रिव्यू को खारिज किया जाता है। बहुत ही रेयर किस्म के वाकयात होते हैं, केसेस होते हैं। आप नायाब परिंदों का केस ले लें या जस्टिस काजी फायजीसा साहब का केस ले लें, जिसमें रिव्यू पिटिशन की सूरत में अदालत उस्मा का फैसला ओवरटर्न किया जाता है। फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस अदालत उस्मा का जो फैसला होता है उसकी हतमी हैसियत होती है, और आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं तो रिव्यू पिटिशन फाइल कर चुका हूं, रिव्यू का जब नतीजा आएगा तो फिर उसके बाद देखी जाएगी। ऐसा नहीं है। रिव्यू तब भी मंजूर किया जाता है जब बिल्कुल ही कोई वाज़ेह और नुमाया और इतना बड़ा एक लीगल डिफेक्ट होता है कि उस पर उसको आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। अगर कंसेप्चुअली सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत भी हो तो रिव्यू को खारिज किया जाता है, क्योंकि अदालत उस्मा की जुरिस्प्रूडेंस में इस्तेहकाम की अशद जरूरत होती है। ये नहीं कि रिव्यू में आप आके इस चीज को पलट दें। एक ये बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि डिफॉल्ट शख्स ने कहा कि इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, मैं समझता हूँ ये बहुत एक अफसोसनाक लम्हा है कि कोई भी शहरी बेशक आपके तवज्जुह से ये बात करे कि जी इस पर अमल दरामद होगा या अमल दरामद नहीं होगा। जो फर्ज है तमाम सरकारी अदारों का, रियासती अदारों का, वो ये है कि अदालत उस्मा का फैसला उस पर अमल दरामद हर हाल में होगा। और याद रहे कि जो जनवरी का फैसला था जिससे ये सारा अभाम पैदा हुआ, उसमें तरीके इंसाफ से बल्ला ले लिया गया। अब आप उससे इत्तेफाक करें या इख्तिलाफ करें, लेकिन कोई ये बात नहीं कर सकता कि उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। और आपने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बेतहाशा मुतहर्रिक होके उसने उस फैसले पर अमल दरामद किया था। तो मैं उस वजह से कहूंगा कि बेशक आपका जो भी सियासी रुझान है या जो आपके अपने मकासद हैं, वो एक तरफ, अदालत उस्मा के फैसले को इम्प्लीमेंट करना मैं समझता हूँ हर रियासती अदारा पे फर्ज है, और हर शहरी को उस पर बेशक वो इत्तेफाक करे, इख्तिलाफ करे, उसकी रीजनिंग से उसको अब उसका एहतराम करना होगा। ठीक है। असद रहीम साहब, ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो दोनों इदारों के अंदर एक बीच में तजाद है, उसकी क्या वजह हम आईनी बहरान समझें? जी मैं समझता हूँ आईनी बहरान तब तक नहीं होगा जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कंटेम्प्ट के दायरे में ना लाया जाए। आज भी एक मौका है, वैसे तो जब शॉर्ट ऑर्डर आया था तब भी एक मौका था, लेकिन अब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पिछले कुछ सालों से अब एक तसलसल चलता आ रहा है कि अपने बुनियादी फराइज को वो एब्डिकेट करता चला आ रहा है, अगर उस तसलसल को वो बढ़ाना चाह रहा है तो वो उसका अपना फैसला है। वैसे तो अदालत उस्मा का ये डायरेक्शन आ चुका है, इस आईनी बहरान की कोई गुंजाइश नहीं है। डायरेक्शंस आ गए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करें, वरना हम एक ऐसे नहज पे खड़े हो जाएंगे जो हमने कभी पहले नहीं देखा कि आप अपने आइन के जो बुनियादी नुकात हैं उनसे हटकर, उनसे इनहराफ करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तौहीन कर रहे हैं। अच्छा असद रहीम साहब, ये भी बताइएगा, एक जानिब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का किरदार है। दिखाया ये जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताखीर का मुजाहरा किया जा रहा है। मकासद या मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? जी मकासद तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क़यादत थी या जो उनके सरबराह हैं वही हमें बताएंगे कि जी क्या उनके मकासद हैं, लेकिन उसका जो नतीजा है वो तो वाज़ेह है, और वो ये है कि अदालत उस्मा के ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, और जो आगे से वजूहात बताए जा रहे हैं
उन पे भी अब मजीद वजाहतें आ चुकी हैं अदालत उज़्मा की जानिब से। तो अब पीछे कोई अब रूम टू मैन्यूवर नहीं रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए। और मैं समझता हूं कि अब ये कहना कि जी हमें अब हाम है, उसका जो वाहिद मकसद है वो है ताखीर पैदा करना। उस मकसद के पीछे क्या है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये एक बहुत अब एक अनप्रेसिडेंटेड टेरिटरी में हमें लेके जाएंगे अगर इस ऑर्डर की इस तफसीली फैसले की अब इम्प्लीमेंटेशन ना हो। ठीक है असद रहीम साहब, आज के इस अहम फैसले के अंदर 2 जजेस के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है। फैसले के मुताबिक ऐसा लगता है कि जो 2 जजेस हैं वो अपनी हुदूद से तजावुज़ कर गए, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, जो 2 जज साहिबान की जो बात थी उनकी सवाबदीद है कि वो अगर किसी नोट से इख्तलाफ करें तो बगैर किसी शक के दैट इज देयर राइट। जहाँ सवाल उठता है वो ये है कि 2 जज साहिबान ये कहें कि जी अगर कोई बात गैर आईनी है तो आप उस पर अमल दरामद ना करें या उसको तस्लीम ना करें, ये भी बात ठीक है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन अदालत उज़्मा के अपने बेतहाशा इस तरह के फैसले हैं, उनकी जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है। ये बेशक इख्तलाफी नोट में जो बात हुए वो अपनी जगह, लेकिन अक्सरियत है जिसकी कानूनी हैसियत है। इस हद तक कि जिस तरह आपने देखा ये 8 जज साहिबान का फैसला था, उससे हट के 2 और जज साहिबान थे, उससे हट के या अफरीदी साहब का इंडिविजुअल फैसला था और फिर उसके बाद अमीनुद्दीन साहब और नईम अख्तर अफगान साहब का अपना फैसला था। इसको फिर भी एक फुल कोर्ट बेंच के फैसले के तौर पर तस्वर किया जाएगा। जब कानून के तालिब इल्म या कोई भी वकला साहिबान इस फैसले को उठाएंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि ये 8 जज साहिबान का फैसला था, वो कहेंगे कि ये इसकी जो कानूनी हैसियत है ये एक फुल बेंच की कानूनी हैसियत है, क्योंकि उसमें आप इख्तलाफी जज साहिबान और अक्सरियती जज साहिबान के बीच तफरीक नहीं करते। तो ये मेजॉरिटी का की एक अहमियत है हमारे कानूनी निज़ाम में। मैं समझता हूँ कि 2 जज साहिबान को ये वजाहत कर देनी चाहिए थी कि जो हम बात कर रहे हैं वो इस अक्सरियती फैसले के मुतालिक हरगिज़ नहीं थी। अच्छा असद रहीम साहब, आज के फैसले में ये भी कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन है वो मुल्क में जमहूरी अमल का जामन है और हुकूमत का चौथा सुतून है। इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपना ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा है। आप क्या समझते हैं, इलेक्शन कमीशन इसकी वजाहत अब कैसे देगा? जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैं समझता हूँ वजाहत अब नहीं देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने अब सिर्फ है कि उनको अब सजा होगी इस तसलसल के लिए कि नहीं। बेहतर ये है कि वो इस तमाम, ये मैं समझता हूँ जो पूरा सियासी निज़ाम एक दलदल में जा पहुंचा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी की वजह से, ECP को वजाहतें, उनका बयानिया क्या है, उनका मौक़िफ़ क्या है, उनको ये समझ लेना चाहिए कि हम एक आईनी अदारा हैं, एक सियासी अदारा नहीं है जो हम बार बार अपीलें फाइल कर रहे होते हैं लेफ्ट राइट एंड सेंटर। हमारा अब काम है कि हम इस क्विक सैंड से निकलें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करें और जो हमने माजी में किया, और मैं जो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया फरवरी के हवाले से, जो बुनियादी बात जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रह गई वो ये थी कि आर्टिकल 17 में तरीकाकार दर्ज है कि आप एक सियासी जमात को गैर कानूनी हैसियत देते हुए उसको डिसॉल्व करते हैं कि नहीं करते। आप डिफैक्टो तौर पे ये नहीं कह सकते कि क्योंकि आपको एक सिंबल अलॉट नहीं किया गया तो आप पूरी सियासी जमात इंतखाबात को कंटेस्ट नहीं करेगी। ये ECP की बुनियादी कोताही थी। अगर उस हद तक वजाहत आ जाए तो मैं समझता हूँ तामीरी है, लेकिन उससे हटकर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ गामजन होना चाहिए। अच्छा असद रहीम साहब, ये भी बताइएगा पार्लियामेंट में जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट बन रहा है उसके बाद क्या सूरत हाल रहेगी? जी, पार्लियामेंट में जो एक्ट बनने को जा रहा है उसमें तो उसकी जो अपने ही कुछ रुकावटें पैदा हो गई हैं उनको पहले आपने डिस्प्लेस करना होगा। अव्वल तो ये कि क्या आपके पास 2/3 अक्सरियत है। अगर आपके पास 2/3 अक्सरियत है तो आर्टिकल 63A की चक्की से क्या उन मुनहरिफ इराकीन को गुजरना नहीं होगा? और अगर उनको गुजरना होगा तो क्या आप हमारे पूरे कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन जिसपे सदियां हैं प्रेसिडेंट की, उसको आप नहीं उल्टाना चाह रहे एक सिविल लॉ सिस्टम के इंटरेस्ट में, जो कि आप जर्मनी में देखते हैं, फ्रांस में देखते हैं, लेकिन इस खित्ते में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश उसमें नहीं देखते। और अगर आप ये करने को जा रहे हैं
तो क्या आज़ादी अदलिया का ये एक चैलेंज नहीं बनता और क्या कोई इस तरमीम को चैलेंज नहीं करेगा? तो मैं समझता हूँ कि इस आईनी तरमीम के जो अपने कुछ इश्यूज हैं वो उभर के सामने आ गए हैं। तो असरात से पहले हमें ये सवाल करना चाहिए कि क्या ये तरमीम मंजूर हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी, ये मेरे ख्याल से वो वाली बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर असद रहीम साहब, डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। अपने नाजरीन को एक बार फिर बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ ने 2024 के आम इंतखाबात, कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती या हासिल की हैं। तफसीली फैसले में कहा गया है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासिर नहीं करता। आईन और कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। अदालत ने फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 60 में से 39 एमएनएस को तहरीक इंसाफ का जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन को कहा कि वो बाकी 41 एमएनएस के 15 रोज के अंदर दस्तखत शुदा बयान हासिल करें। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले को कोई कानूनी हैसियत हासिल नहीं है और इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादम है। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा सुतून है, मगर कमीशन फरवरी 2024 में अपना ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में कहा है कि अवाम का वोट जमहूरी गवर्नेंस का अहम जुज़्व है। जमहूरियत का इख्तियार अवाम के पास है। आईन पाकिस्तान अवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार देता है। अक्सरियती जजेस के फैसले में कहा गया है कि भारी दिल से बताते हैं कि 2 साथी जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर अखवान ने हमारे फैसले से इत्तेफाक नहीं किया। साथी जजेस के 3 अगस्त के इख्तलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से मुनासिब नहीं। इन जजेस ने कहा कि हमारा फैसला आइन के मुताबिक नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अखवान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। फैसले में कहा गया है कि बतौर बेंच मेंबरान वो कानूनी तौर पर हकाइक और कानून से इख्तलाफ कर सकते हैं। साथ ही जजेस मुख्तलिफ राय भी दे सकते हैं और दूसरे की राय पर कॉमेंट्स भी दे सकते हैं। ताहम जिस तरीके से जजेस ने इख्तलाफ किया वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी से कम है। अदालत ने लिखा कि ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि जजेस अपनी राय देते हुए हुदूद से तजावुज कर गए और 2 जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। आपको बताते चलें कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तफसीली फैसला 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अक्सरियती फैसला उर्दू जबान में भी जारी करने का हुक्म दे दिया। अहकामात के मुताबिक उर्दू तर्जुमे को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए और वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए। तफसीली फैसले में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देती है। इलेक्शन में सबसे बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश की है कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आजाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। फैसले के मुताबिक इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई का यह दावा था कि आजाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने उनके पीटीआई उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया। तहरीर फैसले में बताया गया कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर भी हैरानी का इजहार कर दिया। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे उमर मेहताब बर्नी से। जी उमर बर्नी, अपडेट कीजिएगा मजीद। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी आज 8 जजेस के तफसीली फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। फैसले में मजीद कहा गया है कि पीटीआई का ये दावा कि आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने उनके पीटीआई उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें आउट कर दिया। फैसले में मजीद
उमर मेहताब बनी से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। अहम फैसला है, 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जो कि सामने आ चुका है। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अक्सरियती फैसला उर्दू ज़बान में जारी करने का हुक्म दे दिया है। अहकामात के मुताबिक उर्दू तर्जुमे को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए और वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। फैसले के मुताबिक इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई का यह दावा था कि आजाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने उनके पीटीआई उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया। तहरीरी फैसले में बताया गया कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। सुप्रीम ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर भी हैरानी का इजहार कर दिया। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम साफ और शफाफ इंतखाबात कराना है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी अमल में नुमाया गलतियों के बाइस अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान के केस में पार्टी के आईनी हुकूक वाजे करती तो कंफ्यूजन पैदा ही नहीं होती। इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आईनी हुकूक वाजे करती तो कंफ्यूजन पैदा ही नहीं होती। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में पीटीआई के आईनी हुकूक वाजे नहीं किए। अदालत और इलेक्शन कमीशन को मद्देनजर रखना चाहिए था कि इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका है। वाजे कानून के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। आइन में दिए गए हुकूक को कम करने या कदगन लगाने वाले कवानीन का जायजा तंग नजरी से ही लिया जा सकता है। जमहूरियत और इंफरादी या इज्तिमाई हुकूक में कम से कम मुदाखलत यकीनी बनानी चाहिए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने की सजा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज्यादा कुछ नहीं। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के आईनी हुकूक खत्म हो गए हैं। उमर बर्नी से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। उमर बर्नी बताइएगा। जी बिल्कुल, तफसीली फैसले में 8 जजेस ने 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है और फैसले में कहा गया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफात का इजहार किया वो मुनासिब नहीं है। इस हवाले से मजीद कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ देने पर भी वजाहत कर दी और ये कहा है फैसले में कि पीटीआई की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूरी तौर पर फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर भी हैरानी का इजहार किया और कहा कि इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम साफ और शफाफ इंतखाबात कराना है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी अमल में नुमाया गलतियों को बाइसे अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। रूल 94 आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 से मुतजादिम है। रूल 94 के तहत मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के तरीक़ाकार से मुतल्लिक है। इंतखाबी रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही बनाए जा सकते हैं। फैसले में मजीद कहा गया है कि इंतखाबी रूल्स में ऐसी चीजें शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद ना हो। रूल 94 की वजाहत में लिखा गया है कि सियासी जुमात उसे तस्वुर किया जाएगा जिसके पास इंतखाबी निशान हो। रूल 94 की वजाहत आइन के आर्टिकल 51(6) और इलेक्शन एक्ट की स्ट्रिक 106 से मुतसादिम है। इंतखाबी निशान ना होने पर मखसूस नशिस्तें ना दिया जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सजा है। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आईनी हकूक वाजे करती तो कंफ्यूजन ही पैदा ना होती। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में पीटीआई के आईनी हकूक वाजे नहीं किए। अदालत और इलेक्शन कमीशन को मद्देनजर रखना चाहिए था कि इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका है। वाजे कानून के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। आइन में दिए गए हकूक को कम करने या कदगन लगाने वाले कवानीन का जायजा तंग नजरी से ही लिया जा सकता है। फैसले में मजीद कहा गया है कि जमहूरियत में इंफरादी या इज्तिमाई हकूक में कम से कम मुदाखलत यकीनी बनानी चाहिए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने की सजा इंतखाबी निशान वापस लेने से कुछ ज्यादा नहीं। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं कि सियासी जुमात के आईनी हकूक खत्म हो गए हैं। जी ठीक है, उमर मेहताब बर्नी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपसे मजीद भी तफसीलात हासिल करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अदालतों ने यकीनी बनाया है कि अवाम के वोटों से मुंतखब अफराद शफाफियत के तहत अपनी जिम्मेदारी संभालें। बतौर आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें और वोटर्स के हक़ के नुमाइंदगी पर समझौता ना किया जाए। अपने नाज़रीन को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसीली फैसले में लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ ने 2024 के
आम इंतखाबात कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती या हासिल की हैं। तफसीली फैसले में कहा गया है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हैं। इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासिर नहीं करता। आईन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। अदालत ने फैसला दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 80 में से 39 एमएनएस को तहरीक इंसाफ का जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन को कहा कि वो बाकी 41 एमएनएस के 15 रोज के अंदर दस्तखत शुदा बयान लें। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादम है। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा सुतून है, मगर कमीशन फरवरी 2024 में अपना ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में कहा कि अवाम का वोट जमहूरी गवर्नेंस का अहम जुज है। जमहूरियत का इख्तियार अवाम के पास है। आइन अवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार देता है। अक्सरियती जजेस के फैसले में कहा गया है कि बारी दिल से बताते हैं कि 2 साथी जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर अखवान ने हमारे फैसले से इत्तेफाक नहीं किया। साथी जजेस के 3 अगस्त के इख्तिलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से मुनासिब नहीं। इन जजेस ने कहा कि हमारा फैसला आइन के मुताबिक नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर अखवान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। फैसले में कहा गया है कि बतौर बेंच मेंबरान वो कानूनी तौर पर हक़ाइक़ और कानून से इख्तिलाफ कर सकते हैं। साथ ही जजेस मुख्तलिफ राय भी दे सकते हैं और दूसरे की राय पर कमेंट्स भी दे सकते हैं। तहम जिस तरीके से जजेस ने इख्तिलाफ किया वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी से कम है। अदालत ने लिखा कि जिस तरीके से 2 जजेस ने इख्तिलाफ किया वो गैर शाइस्ता है। ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि जजेस अपनी राय देते हुए हुदूद से तजावुज कर गए और 2 जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि अदालतों ने यकीनी बनाना है कि अवाम के वोटों से मुंतखब अफराद शफाफियत के तहत अपनी जिम्मेदारी संभालें। बतौर आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें और वोटर्स के हक के नुमाइंदगी पर समझौता न किया जाए। तहरीरी फैसले में बताया गया कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का जो फैसला है वो आइन से मुतसादिम है। सुप्रीम ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर भी हैरानी का इजहार कर दिया। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम साफ और शफाफ इंतखाबात कराना है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी अमल में नुमाया गलतियों के बाइस अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आईनी हुकूक वाज़े करती तो कंफ्यूजन पैदा ही नहीं होती। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में पीटीआई के आईनी हुकूक वाज़े नहीं किए। अदालत और इलेक्शन कमीशन को मद्देनजर रखना चाहिए था कि इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका है। वाज़े कानून के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। आइन में दिए गए हुकूक को कम करने या कदगन लगाने वाले कवानीन का जायजा तंग नजरी से ही लिया जा सकता है। जमहूरियत में इंफरादी या इज्तिमाई हुकूक में कम से कम मुदाखलत यकीनी बनानी चाहिए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने की सजा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज्यादा कुछ नहीं। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के आईनी हुकूक खत्म हो गए। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामन और हुकूमत का चौथा सुतून है। इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपना ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा। फैसले में बताया गया कि अवाम की ख्वाहिश और जमहूरियत के लिए शफाफ इंतखाबात जरूरी है। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। अवाम का वोट जमहूरी गवर्नेंस का अहम जुज है। आइन अवाम का अपनी जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार देता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ देने पर वजाहत भी कर दी। उन्होंने बताया कि पीटीआई के केस में फरीक बनने की दरखास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूमन तौर पर फरीक बनने की दरखास्त पर पहले फैसला किया जाता है। तफसीली फैसले में 8 जजेस ने 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया था। फैसले में कहा गया कि भारी दिल से बताते हैं कि 2 साथी जजेस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान ने हमारे फैसले से इत्तेफाक नहीं किया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पे इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। फैसले के मुताबिक ऐसा लगता है कि 2 जजेस अपनी हुदूद से तजावुज कर गए। उन्होंने 80 रिटर्न उम्मीदवारों को इंतबा दिया और इलेक्शन कमीशन को अक्सरियत हुक्म की तामील न करने का हुक्म दिया, जो कि इस अदालत के 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच का फैसला था। इससे मुशाहदात इंसाफ के आला तरीन इदारे की सालमियत को नुकसान पहुंचा
चाहते हैं। ऐसा लगता है कि यह अमल अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने की कोशिश है। 70 सफ़ात के तफसीली फैसले में 8 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की एक अपने 12 जुलाई के फैसले को गैर आईनी करार देने के रिमार्क्स को